नमस्ते। आपने वो कार्ड तो देख ही लिया होगा जो मैंने सोशल मीडिया पे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के केस स्टडी के बारे में सर्कुलेट किया है। लेकिन उन बंधुओं को जो उसको नहीं देख पाए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताऊं कि ये 27.7 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ता है और शुरुआत में इसमें 6 फ्लाईओवर, 5 अंडरपास और 48.8 किलोमीटर सर्विस ट्रैक का प्लान किया गया था, जो कि कंप्लीशन के समय 9 फ्लाईओवर, 4 अंडरपास और 2 फुट ओवर ब्रिज के साथ कंप्लीट हुआ। इसकी जो ठेका दिया गया उस समय कीमत 547.5 करोड़ थी, जो कि बढ़कर समाप्ति होने के समय 1175.5 करोड़ रही। कुछ खास बातें अब मैं इसकी आपको बताता हूँ। पहली बात, इस तरह के सार्वजनिक निजी भागीदारी के जो ठेके दिए जाते हैं उनमें ठेकेदार का चुनाव ना होके ये भागीदार का चुनाव होता है, और इस ठेके के लिए, इस काम के लिए जो ठेके की मानदंड निर्धारित किया गया था वो था कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो सरकार से कम पैसा अनुदान के रूप में लेकर इस काम को कंप्लीट करेगी दिए हुए मानकों के और डिज़ाइन के अनुरूप। आपको शायद ये पता होगा कि देश में ये पहली बार हुआ जब जेपी ग्रुप ने ऋणात्मक अनुदान का प्रस्ताव कर इस ठेके को हासिल किया, यानी कि ये कहने के बजाय कि आप हमें इतना अनुदान दो, जेपी ग्रुप ने कहा कि हम उल्टा सरकार को 61 करोड़ रुपए देंगे यदि इसमें उन्हें भागीदार बनाया जाता। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत थी उस समय, और इसमें इनको ये काम दिया गया। एक स्पेशल पर्पस कंपनी बनाई गई जिसमें जेपी ग्रुप के साथ डीएस कंस्ट्रक्शंस भी शामिल हुए। और आप देखिए, ये पॉलिसीज़ की जो कमी की वजह से डीएस कंस्ट्रक्शंस जो खुद इस ठेके को लेने के लिए, इस काम को लेने के लिए काबिल नहीं थे, वो स्पेशल पर्पस कंपनी में अपनी भागीदारी को बढ़ा के, यानी कि जेपी ग्रुप 51% भागीदारी से 1.2% हो जाते हैं और ये उनकी जगह पहुंच जाते हैं, और एक तरह से पिछले रास्ते से ये भागीदार बन जाते हैं। ये इस काम की, इस बीओटी और पीपीपी की पहली बड़ी कमजोरी थी। दूसरी जो कमजोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस पीपीपी काम में जो पूर्व निर्धारित कीमत थी 547.5 करोड़ रुपए, उसको बढ़ाते बढ़ाते, काम को बढ़ाते बढ़ाते 1175 करोड़ रुपए से ख़त्म किया गया। ऐसा अभूतपूर्व था। ज़मीन के अधिग्रहण में देरियां हुई वो, और जो अप्रूवल्स में देरियां हुई वो, उनको सबको रोका जा सकता था यदि ये सब पूर्व नियोजित कर लिया जाता। लेकिन कुल मिलाकर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और ये उन दिनों की बात है जब गुड़गांव बहुत तेज़ी से आईटी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में होने के लिए तैयार खड़े थे और देश इस महत्वपूर्ण रोड कनेक्टिविटी की तरफ देख रहा था। आखिरकार ये सपना उस समय पूरा हुआ और ट्रैफिक इस पे इस कदर बढ़ा कि 24 लेन के टोल प्लाजा पे भी हमको कई बार
घंटों इंतज़ार करना पड़ा क्रॉस करने के लिए। ट्रैफिक स्टडी, जितनी भी ट्रैफिक स्टडी थी, प्रोजेक्शंस थे, वो सब गलत साबित हुए, लेकिन अच्छे के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। कुल मिला के इससे जो सीखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि ज़मीन का अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण और जो अप्रूवल्स हैं वो प्रोजेक्ट को बिड करने से, टेंडर देने से पहले सरकार द्वारा नियोजित कर लिए जाने चाहिए। जो स्कोप ऑफ वर्क है, काम की जो दायरा है, उसको ठेका देने के बाद बदला नहीं जाना चाहिए और किसी भी कीमत पे जो इनएलिजिबल पार्टीज़ हैं वो पिछले रास्ते से अंदर आके भागीदार ना बन जाएं, उसके लिए चेक्स होने चाहिए। और यदि ट्रैफिक में इस तरह बदलाव आता है जैसे यहाँ आया है, तो उसकी जो आय है उसके साथ अगर भागीदारी का क्लॉज है तो उसके लिए NHAI को तैयार होना चाहिए। सौभाग्य से सारी चीज़ें उसके बाद आने वाले PPP प्रोजेक्ट्स में सुधार ली गई और आज हमारे देश में PPP एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सुलझी हुई अवस्था में है। और मैं मानता हूँ कि PPP का भविष्य हमारे देश में बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। हम अगले एपिसोड में, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।